15 मिनट का वर्क कर। इसके उपरांत आइए हम चलते हैं हमारे तृतीय सत्र में। और तृतीय सत्र में आप सभी संभागी की ओर से इस सत्र के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन जी नंदवाना, सहायक आचार्य, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, आपका मैं हिंदी विभाग और आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नवीन जी, ज्ञान गंगा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का एक नवाचार है, जिसके माध्यम से राजकीय महाविद्यालय के सहायक और सह आचार्यों के ज्ञान अभिवर्धन हेतु एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में हमारे 52 संभागी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। सभी संभागी साथियों, सभी लोग आप नवीन नंदवाना सर से परिचित होंगे ही। आप जैसा कि मैंने कहा, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर हैं। आपके निर्देशन में अब तक 5 शोधार्थियों को पीएचडी प्राप्त हुई है और 5 एमफिल छात्रों का शोध निर्देशन आपके द्वारा हुआ है। 6 विद्यार्थी शोधरत हैं। आपने 5 पुस्तकें सृजित की हैं और 8 पुस्तकें आपके संपादन में सृजित हुई हैं। आप एक संवेद अर्धवार्षिक शोध पत्रिका ISSN प्राप्त है वह 2013 से निरंतर आप इनका संपादन कर रहे हैं और अब तक इसके 14 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। आप द्वारा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान TRI उदयपुर की प्रतिष्ठित पत्रिका ट्राइब के 2 अंकों का आपने अतिथि संपादन भी किया है। आपके 47 शोध पत्र अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में संकलित आलेख 32, 17 पुस्तक समीक्षाएं, समाचार पत्रों में प्रकाशन 6, आपके द्वारा 6 संगोष्ठियों का आयोजन, आपके द्वारा व्याख्यान और वक्तव्य 81 और 45 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में आपके शोध पत्र प्रस्तुतियां आपके द्वारा हुई हैं। आपके लेकर आप अनेक सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। आपको श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय सम्मान, श्रीमती सरस्वती देवी गिरधारी लाल सिहाग साहित्य सम्मान, नाना भाई खाट शिक्षक गौरव सम्मान, विश्व हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रिय साथियों, डॉक्टर नवीन नंदवाना आज हमारे बीच नई चाल में ढली हिंदी इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मैं आदर आमंत्रण करता हूं डॉक्टर नवीन नंदवाना सर को कि अपना वक्तव्य दे। डॉक्टर नवीन नंदवाना। धन्यवाद मनोज जी। मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक? जी आ रही है सर। आदरणीय डॉक्टर मनोज पंड्या जी और गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के समस्त साथीगण जो इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, साथ ही इस ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़े सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि प्रांत भर के शिक्षक साथियों के साथ एक बातचीत का एक अवसर दिया। विषय को लेकर बात होनी थी और मुझे कहा कि मुझे संवाद नई चाल में ढली हिंदी या हिंदी नई चाल में ढली उस पर बात करना है। इस विषय को लेकर बहुत सारी बातें हो सकता है कुछ वक्ताओं ने मेरे से पहले वक्तव्य में कही होगी, कुछ मैं और अपनी बात को कहने का प्रयास करूंगा। हिंदी और उसके विकास क्रम को भाषा विज्ञान में हम या भाषा विज्ञान की पुस्तकों में हम उनके विद्वत जनों की व्याख्यान से हम भली भांति जानते हैं। और साथियों, यदि हम बात करें तो यह भी देखते हैं कि समय के साथ साथ हिंदी का किस तरह से विकास हुआ और कैसे वो हिंदी आज के स्वरूप तक पहुंची।
एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ, ताकि जो कुछ मैं कहूँ उसका थोड़ा बहुत कुछ जो बात अपनी कहना चाहूँ वो आप तक आप लोगों को दिखाई भी पड़े। ये प्रेजेंटेशन है और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा आप लोगों को। व्यू हो रहा होगा सबको, मुझे लग रहा है स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। कोई एक साथी बता दे स्क्रीन विजिबल है? नहीं, विजिबल नहीं है सर। आ रही है सर? नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर, क्लियर नहीं है। नहीं दिख जो रहा। प्रेजेंटेशन आ रही है, आ रहा है सर। आ रही है सर। हाँ, जब हम बात करेंगे नई चाल में ढली हिंदी, तो हम ये देखते हैं कि समय की धारा बहुत गतिमान है। हिंदी के विकास क्रम को जब हम पहले कवि से देखते हैं, जही मन पवन न संचरई रवि शशि तही वट चित्त विषाम करु सरहे कही उवेश। जब हम सरहपाद और यदि और पीछे जाएं तो अन्य भाषाओं के साहित्य और उस विकास क्रम को देखते हुए जब हम आज 21वीं शताब्दी तक पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि समय की इस धारा में विकास, जो भौतिक विकास हुआ है, उसके साथ साथ भाषाओं के भी विकास का क्रम निरंतर चलता रहा। और समय के साथ साथ बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य ने, बदलती संवेदनाओं ने, अर्थ को लेकर बदलते मानवीय संबंधों ने साहित्य और भाषा को भी प्रभावित किया। 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों तक आते आते हमने जो बात की है उसमें वैश्वीकरण एक प्रमुख रूप से हमारे समक्ष उभर कर आया। वैसे जो हमारा देश है वो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को स्वीकार करने वाली संस्कृति का देश है, पर क्या वैश्वीकरण ने उसके साथ क्या कुछ बदलाव किया? मानवीय संबंधों को लेकर जो कुछ परिवर्तन आया, क्या साहित्य में उसकी उपस्थिति मुखर हो पाई? क्या वो बातें सारी प्रकट हो पाई? सूचना और तकनीकी क्रांति ने, बाजारवाद ने, मीडिया ने हमारे को किस तरह से प्रभावित किया और हम किस प्रकार भाषा के विकास क्रम से बढ़ते बढ़ते कैसे हम आदिकाल, कैसे हम भक्तिकालीन साहित्य, कैसे हम रीतिकालीन साहित्य की बात करते करते हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अवदान, और वहां से एक शब्द आता है हिंदी नई चाल में ढली। हम सब जानते हैं भारतेंदु की एक पत्रिका विशेष और उसके संदर्भ में ये कहा गया कि हिंदी एक नई चाल में ढली। तो क्या उस पत्रिका के प्रकाशन से आज तक के इन वर्षों में, जब 1-2 शताब्दियां बीत गई हैं, क्या हिंदी की चाल में और कुछ बदलाव आया या वही भारतेंदु वाली हिंदी थी? क्या जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का अवदान था, क्या हम उसी हिंदी को आज उसी रूप में लिए हैं? प्रसाद पंत, निराला और महादेवी ने जो साहित्य रचना की, जो भाषा का संस्कार किया, जो हम बात करें केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की बात करें, मुक्ति बोध की बात की जा सकती है, दिनकर और अज्ञेय की बात की जा सकती है और समकालीन कई कवियों की बात की जा सकती है, और आगे आते आते विमर्शों के दौर में कई और नए रचनाकार, नई संवेदनाएं, नए विषय साहित्य के साथ जुड़े। पर क्या हिंदी केवल उस साहित्य तक रही या बाजार तक भी जुड़ी? क्या मीडिया तक भी जुड़ी? क्या उसके प्रसार क्षेत्र में पिछली 1-2 शताब्दियों में से लेकर पिछले कुछ 1 दशकों तक की बात करें या आज तक की बात करें, तो हम कहां तक पहुंचे? और इस यात्रा को एक श्रेष्ठ विकास देने, एक बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आखिर किसने वो मदद की और क्या चीजें थी जो कि बहुत अच्छे से इस यात्रा में फलदायी सिद्ध हुई? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को लेकर एक बहुत श्रेष्ठ परिभाषा दी है और साहित्य के विषय में उन्होंने कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाग्जाल,
मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह जो परिभाषा है, ये अपने आप में हमें एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर हमें ले जाती है। वो ये संदेश दे सकती है कि साहित्य को हमें मनुष्य की दृष्टि से देखना चाहिए और साहित्य में यह ताकत होनी चाहिए कि वो मानव समाज को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचाए। साथ ही उसमें यह ताकत हो कि वो तेज का संचार करे, दूसरों के दुख से हमारे हृदय में दुख उत्पन्न हो और संवेदना के भाव संचरित हों। जब ये सब कुछ होता है तब उसे साहित्य कहा जा सकता है। आज जब हम बात करते हैं कि हिंदी को ये नई चाल देने वाले कारक कौन कौन से हैं, आवाज नहीं आ रही है। की आवाज नहीं आ पा रही है। कुछ कुछ तक। हेलो। हाँ, आपका विजुअल आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ओहो, अभी शुरू से नहीं आ पाई? नहीं नहीं, जस्ट अभी बस ये हाँ थोड़ा सा हाँ विराम हुआ। हाँ, वो जस्ट मुझे लग रहा है कोई शायद टेक्निकल कारण से वो डिस्कनेक्ट हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल आ गया, नई चाल देने वाले कारक आ गए। हाँ जी जी, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो साथियों, इस असुविधा के लिए माफी चाहूंगा। बात आगे बढ़ाता हूँ कि जब हिंदी को हम इस रूप में जब देखते हैं तो हमें ये पता होता है कि क्या हिंदी को नई चाल देने वाले कारक कौन कौन से। तो एक महत्वपूर्ण अवदान जो सिद्ध होता है वो हिंदी पत्रकारिता का होता है। और हम ये जानते हैं भली भांति कि हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबी यात्रा कर ली है और आज जो उसकी स्थिति है वो पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी है। हम सब हिंदी के साथी मित्र ये भली भांति जानते हैं कि 30 मई 1826 का दिन हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था, जब उदंत मार्तंड अर्थात उगता हुआ सूर्य नाम से हिंदी पत्रकारिता की एक शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह समय के साथ साथ यह आगे बढ़ती गई यात्रा। और आज हम किस रूप में हैं, मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसकी भी बात करूंगा। गांधी का ये कथन हमें अच्छे से याद है कि इस अंधियारे विश्व में दीपक है अखबार, सुपथ दिखाए आपको आंख करत है चार। वहीं मैं एक विचारक हैं, लेखक हैं, सुरेश गौतम, मैं उनकी बात करूं तो वो कहते हैं कि पत्रकार वर्तमान का आख्याता है। उसकी दृष्टि में समाज, देश, धर्म, राजनीति, शिक्षा सब कुछ रहती है और वो उसके बारे में बातचीत करता है। यदि हम कुछ वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो साथियों, आप सबको ये भली भांति ज्ञात है कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। बहुत अधिक वृद्धि हम इनके देख सकते हैं। एक दौर था जब गिनी चुनी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी और कुछ बड़े शहरों, महानगरों तक ये व्यवस्था हुआ करती थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारी चीज़ें समय के साथ साथ ये संख्या बढ़ती गई और प्रिंट मीडिया की जो पहुंच है आज वो गांव, नगर, ढाणी तक सब जगह तक हो गई। आज हम देखते हैं
कि छोटे छोटे शहरों में अखबारों की पहुंच हो गई है। अखबारों के संवाददाता या पत्रकार उन छोटे कस्बों और तक पहुंच गए हैं जो कि गांवों की हर छोटी बड़ी घटना का भी समय के साथ साथ अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में ऐसे कई अखबार हैं जिनकी लाखों प्रतियां आज रोज हम छपते और बिकते देखते हैं। राजनीति, आर्थिक जगत, खेल जगत, विज्ञान, व्यापार, कृषि और अन्य कई मुद्दे हम ये देखते हैं कि समय के साथ साथ इन सारे मुद्दों और नई नई चीज़ों को इन अखबारों ने अपने उस माध्यम से समेटना शुरू किया और लोगों तक ये सारी चीज पहुंचाने आरंभ किया। समय के साथ साथ पत्रकारिता में जो विकास हुआ वो विकास फिर विशिष्ट पत्रकारिता की ओर भी बढ़ा। यहाँ विशिष्ट से मेरा अभिप्राय उस पत्रकारिता से है जो किसी क्षेत्र विशेष को चुनकर अपने पत्र का संपादन प्रकाशन करते हैं, चाहे वो बाल पत्रकारिता रहा हो, चाहे वो खेल पत्रकारिता रहा हो, आर्थिक जगत की बात हो, फिल्मी जगत की बात हो, या फोटो पत्रकारिता की बात हो, या विज्ञान पत्रकारिता की बात हो। ऐसी कई पत्र पत्रिकाएं समय के साथ साथ प्रकाशित हुई और ऐसे कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए जो कि इन अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को अपनी रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार वो सामग्री जन जन तक पहुंचाने लगी। यदि हम समाचार पत्रों के अवदान की बात करें तो हमने एक बात तो जरूर देखी होगी कि समय के साथ साथ समाचार पत्रों में बदलते हुए वाक्य विन्यास, बदलती हुई भाषा शैली, बदलते हुए नए शब्दों का प्रयोग ने हिंदी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि की है। नए नए शब्दों के निर्माण भी हम इन समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। हम पाते हैं कि जैसे कई नए नाम जो उनके हम कह सकते हैं जो शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, जैसे यूनेस्को, नाटो, इंटक, माकपा, विहिप, सपा, बसपा, रामो, हमो, ऐसे कई शब्द जो आज चलन में आ गए, लोगों की जबान पर चढ़ गए, इन सब के पीछे हिंदी पत्रकारिता और समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहा। समाचार पत्रों की पहुंच दूर देहात तक हुई, इससे हिंदी भाषा भाषियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। और हमने वर्ष 2020 में कोरोना महामारी को विश्व भर ने भोगा है, देखा है, उसकी पीड़ाएं महसूस की है। हमने देखा है कि लोग घरों में बंद हो गए थे, अखबार की प्रतियां हमारे तक पहुंचना कठिन हो गई थी। ऐसे में अखबार की जो डिजिटल स्वरूप है, कुछ महत्वपूर्ण और बड़े अखबारों के तो बहुत पहले से ही आ रहे थे, इस दौर में कुछ छोटे और नए अखबारों ने भी अपने डिजिटल रूप निकालना शुरू किया और हमने इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर हमने वो अखबार पढ़े और ये सारी जानकारियां प्राप्त की कि कहाँ देश भर में हमारे पास पड़ोस में क्या घट रहा है। तो यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो दौर था वो दौर पत्रकारिता का था, चाहे वो भारतेंदु की पत्रकारिता रही हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रही हो, या और कई रचनाकारों का योगदान रहा हो। आज तक आते आते वो हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या में बहुत वृद्धि होना, भाषा के स्वरूप, नए शब्दों का निर्माण और नए लोगों तक हिंदी पहुंचाने में इस पत्रकारिता या कह दूं प्रिंट मीडिया ने अपना अहम भूमिका अदा की। मैं बात करता हूं यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो ये हमें जानना होगा कि एक दौर हुआ करता था जब कभी केवल एक दिल्ली दूरदर्शन के सहारे सारी बात होती थी, एक ही चैनल हुआ करते थे और दिन भर में वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ समय विशेष के लिए उस पर प्रसारण होते थे और समय के साथ साथ फिर वो ब्रेक लेते थे और शाम के समय कुछ वापस प्रसारण होते थे। आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच बहुत दूर तक हो गई है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास आज चैनल उपलब्ध हैं और वो 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन उनका लाइव प्रसारण और उनके कार्यक्रम सीरियल चलते रहते हैं। ऐसे कई चैनल्स हैं जो न्यूज़ आदि के चैनल हैं जो सीधा पल पल की गतिविधि को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी इस बात करते समय एक
विज्ञापन का उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि किसी सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक विज्ञापन आता है किसी डिश केबल टीवी का, और वो ये कहता है कि आपका फोन लग गया यानी वहां टीवी चल जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले कभी केबल कनेक्शन हुआ करते थे, आज इंटरनेट की पहुंच ने ये सारे तारों के जाल को दूर कर तरंगों के माध्यम से टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मोबाइल के माध्यम से हमारे तक जन जन तक पहुंचाया है। और न केवल हमारे मैदानी इलाकों तक, सुदूर पूर्वोत्तर के पहाड़ी जीवन तक भी, कठिन विषम भौगोलिक स्थितियों वाले जीवन तक भी आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी पहुंच बनाई है। और इसके माध्यम से हिंदी भाषा भाषियों की या हिंदी सुनने और समझने वालों की संख्या बढ़ी है। और यही कारण है कि यदि हम दक्षिण की ओर भी जाते हैं, पूर्वोत्तर की ओर भी जाते हैं या विदेश में भी जाते हैं, तो आज अब वो स्थितियां नहीं है कि हिंदी जानने वाला कोई न मिलेगा, अर्थात बहुत सुदूर क्षेत्रों में भी जाने पर कोई ना कोई हिंदी भाषी हमें जरूर मिलता है और वो हमें हिंदी भाषा की पहुंच को वहां को दर्शाता है। लाई खबरों की बात हमने कर ली, सूचना क्रांति के माध्यम से हमने ये सारी बात की है। साथ ही साथ यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो एफएम चैनल्स की संख्या खूब बड़ी है। हर बड़े शहर में एकाधिक एफएम चैनल्स हैं और उनकी पहुंच, उनका एरिया रेंज उन्होंने समय के साथ खूब बढ़ाया है और वो सारी चीजें भी आज वहां तक पहुंच रही है। इस तरह से हिंदी को नई चाल देने वाले कारकों में दो महत्वपूर्ण बातें अभी हमने की, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया। एक महत्वपूर्ण बात विज्ञापन के रूप में उभर कर आती है। आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की पहुंच बढ़ी है, वैसे वैसे समय के साथ साथ विज्ञापन की दुनिया का भी फैलाव हुआ है। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर हम देख सकते हैं कि हर कार्यक्रम के बीच में समय समय पर उनके शेड्यूल के अनुसार विज्ञापन आते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है। हम ये बात भली जानते हैं कि जनसंचार माध्यमों के माध्यम से विज्ञापनों की पहुंच बढ़ी है और इन विज्ञापनों के सहारे हिंदी का एक नया स्वरूप डेवलप हुआ है, हिंदी को एक नया फलक मिला है और ये विस्तार धीरे धीरे और नित प्रति आगे बढ़ रहा है। हिंदी के माध्यम से इस तरह से हिंदी के विद्यार्थियों को अनुवाद के साथ साथ रोजगार और की संभावनाएं भी बढ़ी हैं और विद्यार्थी इस तरह के विज्ञापन लेखन कर रोजगार सृजन की ओर भी उन्मुख हुए हैं। इन विज्ञापनों ने हिंदी की भाषा भी बदली है। हमारे एक साथी का कोई प्रश्न भी है, मैं बताऊंगा कि हिंदी की अभिव्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने कैसे प्रभावित की है, मैं तुरंत उस पर भी बात करूंगा। साथियों, हिंदी सिनेमा ने हिंदी की पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम न रहकर जातीय एकता, प्रांतीय एकता, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव, हमारी शिक्षा और जन चेतना का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। और सिनेमा इस दौर में हमने देखा है कि सिनेमा की पहुंच, हिंदी की विस्तार बहुत संपूर्ण विश्व के कई देशों तक हुआ है। जहां हिंदी भाषी रह रहा है वहां तक हिंदी सिनेमा पहुंच रहा है। और हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि इस बदलते दौर में तकनीकी और हिंदी का जो जुड़ाव हुआ है, लॉकडाउन और कोरोना काल में हमने ये देखा है और उसके बाद से लगातार ओटीटी हमारे पास एक नया प्लेटफॉर्म बनकर आया है और कई फिल्में अब अपने परंपरागत रूप में रिलीज न होकर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिलीज हो रही हैं और वहाँ हिंदी भाषा का भी फैलाव हो रहा है और हिंदी के नए शब्द, नए वाक्य विन्यास और हमारी संस्कृति भी एकाधिक लोगों तक, देश के कोने कोने तक और न केवल देश तक बल्कि विश्व भर के अलग अलग देशों तक भी पहुंच रही है। यह हमारी समृद्धता, भाषा की श्रेष्ठता का सूचक है। साथ ही साथ दूसरी ओर सिनेमा के माध्यम से हमारी भाषा की पहुंच भी
बहुत आगे तक बढ़ रही है। यदि मैं बात करूं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदी का जो फैलाव तकनीकी के साथ जुड़ने से हुआ है, अब हिंदी उतार चढ़ाव के दौर से बाहर आ चुकी है। आज भाषा के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी इसने श्रेष्ठता और अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। कई फिल्में, कई साहित्यिक फिल्में भी, साहित्य आधारित रचनाओं पर भी कई फिल्म बन चुकी है और इसके माध्यम से हिंदी जन जन तक पहुंच रही है। कुछ फिल्मों के नाम और कुछ रचनाओं के नाम मैंने यहाँ दिए हैं जो हम देख सकते हैं कि जिन पर साहित्य पर कुछ फिल्में बनी हैं। चाहे हम आषाढ़ के एक दिन की बात कर लें, चाहे हम यही सच है की बात कर लें जिस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है, कमलेश्वर की बात कर लें, सूरज का सातवां घोड़ा की बात कर लें, तमस की बात कर लें, चित्रलेखा की बात कर लें, और तीसरी कसम की भी बात की जा सकती है। हम रेणु जी का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो ऐसी कई रचनाएं हैं जिन पर फिल्में बन चुकी है। तो हिंदी का तकनीकी के साथ जुड़ाव, सिनेमा के साथ जुड़ाव, विज्ञापन के साथ जुड़ाव यह दर्शाता है कि हिंदी केवल अब साहित्य तक नहीं रुक गई, वह सिनेमा, वह विज्ञापन, वह पत्रकारिता, चाहे वह प्रिंट पत्रकारिता हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, सब तक उसका अपना जुड़ाव हुआ है। हाँ, एक बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिनेमा के गीतों ने हिंदी को विश्व पटल पर पहुंचाया है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय हिंदी गीत अब दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के साथ साथ विदेशों में भी गाए और बजाए जाने लगे हैं। ये बात हमें जरूर यहाँ एक खेद बताना चाहूंगा कि यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो सिनेमा जगत हिंदी से वर्ष भर में करोड़ों की कमाई करता है, किसी नई फिल्म के रिलीज होने के बाद जब वो अपना साक्षात्कार देता है, तब वह उस रोजमर्रा के काम में या साक्षात्कार आदि में अंग्रेजी भाषा को चुन लेता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जिस भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उसी भाषा के साथ जिएं, उसी भाषा का प्रचार करें। मेरा अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं से यहाँ यह कहने का कतई विरोध नहीं है। हम विरोध के सहारे आगे बढ़ भी नहीं सकते। हमें यह करना होगा कि हम प्रत्येक भाषा का सम्मान करते हुए हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि हम हिंदी विषय या हिंदी भाषा या भारतीय भाषाओं को लेकर काम कर रहे हैं, तो हम अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने संवाद, अपने साक्षात्कार, उन सभी में उन भाषाओं के प्रयोग करने में कतई हिचक महसूस न करें। इस तरह से यहाँ कहना चाहूंगा कि तकनीकी के साथ साथ जुड़ाव ने हिंदी के स्वरूप, उनके वाक्य विन्यास, उनके व्याकरण को तो प्रभावित किया ही है, पर उसके फैलाव को भी यहाँ दर्शाया है। बात कहना ये चाहूंगा कि जब हम सिनेमा की बात करते हैं, जब मीडिया की बात करते हैं और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो हिंदी कतई वैसी नहीं हो सकती जैसी साहित्य की भाषा के रूप में, यानी एक उपन्यास की रचना, एक कहानी की रचना की जाएगी, तब उसकी जो भाषा शैली, शब्दों का चयन, उसका व्याकरण विन्यास वो होगा, वो विज्ञापन की भाषा से थोड़ा अलग होगा। हमारे मन में इस आग्रह को थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा कि विज्ञापन की भाषा अलग होगी और साहित्य की भाषा अलग होगी। हाँ, तकनीकी के दौर में एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने सोशल मीडिया की उभर कर आई है, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फेसबुक, ट्विटर या हम ये कह दें कि व्हाट्सएप या और इस तरह के जो अन्य एप्लीकेशंस या माध्यम हैं, जिनके माध्यम से हम संवाद का एक नया प्लेटफॉर्म अपनाते हैं, और उसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। साथियों, आप सबको भली भांति ज्ञात है कि समय के साथ साथ ब्लॉग लेखकों की संख्या बढ़ी है। आज देश भर में, और खासतौर से हम हिंदी को लेकर बात करें तो कई ऐसे ब्लॉग लेखक हैं जो नियमित रूप से ब्लॉग लेखन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से साहित्य और भाषा का विकास हो रहा है, और विदेश की धरा पर शोध करने वाले को भी भारतीय ब्लॉग लेखकों के ब्लॉग के माध्यम से हिंदी की सामग्री वहां तक पहुंच रही है। तो हमें ये मानना पड़ेगा
कि ब्लॉग ने, फेसबुक, ट्विटर आदि ने, और विशेष बात करूं तो ई पत्रिकाएं, आप और हम लोग जानते हैं आज इस दौर में पत्रिका निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। पत्रिकाओं को खर्च, उनके प्रकाशन, उनके वितरण आदि की व्यवस्था बड़ी कठिन व्यवस्था है, और मैं इस बात को इसलिए अच्छे से जानता हूं कि वर्ष 2013 से मैं एक पत्रिका का संपादन कर रहा हूं, प्रकाशन कर रहा हूं, और उसका नाम है संवेद। एक पीयर रिव्यू रेफरिड रिसर्च जर्नल है जो पहले यूजीसी की सूची में भी रहा था। कहना सिर्फ इतना चाहूंगा कि उसको छपवाने और उसके वितरण को लेकर बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ई पत्रिकाओं ने उन सब चीजों को बहुत कम किया है। आप लोग जानते होंगे कि जनकृति एक बहुत चर्चित हिंदी की ई पत्रिका है, और उसकी वेबसाइट और उस पत्रिका के यूजर्स की संख्या आज लाखों में है। यानी उसके वेब पेज पर विजिट करने वाले लाखों ऐसे हिंदी प्रेमी हैं जो उस पत्रिका के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं, वहां छपते हैं, और वहां से अपने विचार या अपने शोध के विषय की सामग्री लेते भी हैं। ऐसे ही और अन्य ऐसी कई पत्रिकाएं हैं जो ई पत्रिकाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, जिसको कि कागज पर प्रिंट कराने, डाक से भेजने की जरूरत नहीं होती। तो एक दौर था जब मैं अपनी कहानी, अपनी कविता, अपनी आलोचना, अपना विचार मुझे कहीं छपवाना है तो सीधा जरूरत होती थी कि कोई समाचार पत्र या कोई पत्रिका उसको प्रकाशित करे। तकनीकी के साथ जुड़ने पर ये सब चीजें आसान हुई, और अब उसने हर एक व्यक्ति को इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में एक रूम उपलब्ध करा दिया, एक जगह उपलब्ध करा दी। वो अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर अपनी विचार, अपनी रचना का प्रकाशन बहुत आसानी से कर सकता है, और उसके पाठक लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर डाली गई चीज बहुत अधिक लोगों तक पहुंचेगी। इस बात से आप और हम भली भांति वाकिफ हैं। ब्लॉग की बात करें तो आज ऐसे कई ब्लॉग लिखे जा रहे हैं जो अलग अलग विषयों पर भी हैं, जैसे आध्यात्म, चिकित्सा, तकनीकी, साहित्य, रंगमंच, फिल्म, धर्म, महिला, बाल विकास, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो कई ऐसे ब्लॉग हमारे पास उपलब्ध होंगे जो कि विषय विशेष पर ही केंद्रित होते हैं। तो जो उस विषय के रुचि रखने वाले पाठक या ऐसे कुछ शोधार्थी जो किसी विषय पर विशेष पर काम कर रहे होते हैं, तो वो उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ब्लॉग पर आपको अपना एक स्पेस, एक जगह मिलती है जहां हम अपनी बातें बिना किसी व्यवधान या रुकावट के या बिना किसी संपादक की केची के हम अपनी बात को रख सकते हैं। इस कारण तकनीकी के से जुड़ाव के बाद हिंदी ने एक नई चाल ली है, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज हिंदी कदम ताल करने वाली हिंदी नहीं रही, वह आज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और रोज नित्य प्रति वर्ष हिंदी भाषा भाषियों और हिंदी में संवाद और बातचीत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह किसी गांव, ढाणी, जिले या केवल उत्तर भारत तक की भाषा नहीं है, यह दक्षिण पूर्वोत्तर संपूर्ण देश और विश्व भर के उसकी भाषा है। और हमें ये ध्यान रखना ही है, और हम ये जानते हैं इस बात से भली भांति कि इन तकनीकी संसाधनों ने के साथ जब हिंदी ने अपना नाता जोड़ा, तब से लेकर यह विकास का क्रम और भी जारी रहा। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग शुरुआती दौर में इसकी बहुत कठिनाइयां हुआ करती थी। आप और हम लोग ये जानते हैं कि बहुत पहले, आज से कुछ वर्षों पहले तक एक बात की जाती थी कि हिंदी में टाइप करना बड़ा कठिन काम है साहब। किसी इंस्टीट्यूट में कई बार ऐसा होता था कि हिंदी टाइप करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता था और हिंदी में पत्र व्यवहार होना कठिन था। आज यूनिकोड का प्रयोग इसके लिए एक वरदान साबित हुआ है, और ऐसे अब कई सॉफ्टवेयर हो गए हैं जिनमें आप हिंदी में आसानी से टाइप कर सकते हैं। आप और हम मोबाइल में इन चीज़ों का उपयोग कर ही रहे हैं कि हिंदी में मैसेज देना, सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखना, और तो और अब स्पीच टू टेक्स्ट, यानी आप बोलेंगे और कंप्यूटर या मोबाइल लिख देगा, यह सुविधा भी उपलब्ध है। तो कंप्यूटर के साथ और तकनीकी के साथ हिंदी के जुड़ाव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इसने हिंदी के प्रचार और हिंदी के जुड़ाव और इसके प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज मोबाइल के कई ऐप्स और ऐसी कई चीजें हैं,
आज यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि साहब मैं हिंदी टाइप नहीं कर रहा हूं, इसका अभिप्राय यह है कि वो तकनीकी के साथ अपना जुड़ाव नहीं रखता है। अन्यथा हम आराम से अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से हिंदी में जरूर लिख सकते हैं। बेहतर होगा हम हिंदी में सीधे हिंदी फ़ॉन्ट में टाइप करना सीखें, पर यदि हम नहीं कर पाते तो हमें ऐसे कई एप्लीकेशंस गूगल पर या प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं जो आपको हिंदी में लिखना आसानी से सिखा देते हैं और वो व्यवहार में आसानी से लाया जा सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट कभी हम सुना करते थे कि ऐसा कोई एप्लीकेशन पुणे की किसी संस्था ने बनाया है, तो कंप्यूटर के सामने हम बैठकर बोलेंगे और वो टाइप करता जाएगा। आज आपको सबको पता है कि हमारा मोबाइल ये सारे काम बहुत आसानी से कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी का फैलाव बढ़ाया है और लगभग आज 73 भाषाओं में अनुवाद भी हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन कई शब्दकोश हमारे पास ऐसे उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात या किसी भाषा के शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं। बात की जाए, आज का युग बाजार का युग है और बाजार यानी कंपनी यानी उत्पाद और कोई खरीदना और बेचना। भारतीय और विदेशी कंपनियां ये भली भांति जानती है कि उनके उत्पादों को यदि बेचना है तो उनको हिंदी माध्यमों का सहारा लेना होगा। आज हम ये जानते हैं कि चाहे कितनी ही बड़ी विदेशी कंपनी हो, भारत में यदि उसे कोई व्यापार करना है तो वो निश्चित रूप से भारत की भाषा या कहें हिंदी को अपनाती है और अपने विज्ञापन, अपना प्रचार और सारी बातें वो हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। हिंदी भाषा भाषी आज उन कंपनियों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में भी हैं। हमें ये मानना पड़ेगा। बाजार पर और मीडिया पर जब मैं बात करूंगा तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाषा साहित्य की अलग होगी, बाजार की, विज्ञापन की, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा अलग होगी। हम हिंदी के अध्यापकों को थोड़ा यह मन में जरूर रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम उसके वाक्य विन्यास और उसके व्याकरणिक संगठन को लेकर हमें ये चिंता हो कि ये विज्ञापन तो इस तरह से लिख रहा है, ये हिंदी का क्या भला करेगा। हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बाजार की हिंदी एक अलग हिंदी है और साहित्य की हिंदी एक अलग हिंदी है और दोनों का अपना अलग अलग महत्व भी है। आज कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोजन मूलक हिंदी कर पाठ्यक्रम संचालित हैं जिसमें हम बच्चों को यह सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस प्रयोजन मूलक हिंदी के माध्यम से रोजगार की ओर भी वह आगे बढ़ पाएगा। और भाषा का आज के इस दौर में रोजगार के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल साहित्य पढ़ाकर हम आज के युवा को हिंदी से बहुत अधिक नहीं जोड़ पाएंगे। हमें हिंदी साहित्य के माध्यम से मानवीय मूल्य और संवेदनाएं तो हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचानी ही है, पर हमें उसे यह भी बताना होगा कि हिंदी केवल साहित्य पढ़ने या संवेदनाओं को समझने का ही माध्यम नहीं है। हिंदी के माध्यम से अनुवाद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन लेखन आदि ऐसे कई विषयों में हम रोजगार भी तलाश सकते हैं। हम यथास्थितिवादी रहकर अपनी भाषा का भला नहीं कर सकते। आज हिंदी भाषा भाषियों के इसमें दो तरह के हमें प्रमुख लोग दिखाई पड़ते हैं। एक विचार उन लोगों का, उन विद्वानों का होता है जो ये मानता है कि साहित्य और उसकी भाषा, उसकी व्याकरणिक संरचना, उसका काव्य शास्त्र, उसके छंद, उनके अलंकारों के अपने अनुशासन है और उसी को स्वीकार करके हमें उसी पद्धति से आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक, ऐसे विद्वान भी हैं जिनका मानना है कि समय के साथ साथ बदलाव जरूरी हैं और यदि आज के दौर में हमें हमारी भाषा का कल्याण करना है, हमारी भाषा को श्रेष्ठ बनाना है, उसकी पहुंच को विस्तार देना है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विज्ञापन लेखन, कार्यालय हिंदी लेखन, ऐसे कई विषयों के साथ जुड़ाव करना होगा जिससे हम उसको साहित्य के साथ साथ हमारे विद्यार्थी को रोजगार के साथ भी जोड़ सकेंगे। हाँ, पर यह जरूर सावधान रहना होगा। यहाँ मेरा
कहना यह नहीं है कि साहित्यिक हिंदी को हम पूरी तरह से भूल जाएं या उसके व्याकरण और विन्यास को हम ध्यान न दें। मेरा आपसे यह कहना है कि साहित्य लेखन में साहित्यिक हिंदी का पूरे स्तर और मानक के साथ प्रयोग होना चाहिए। वहीं मीडिया और बाजार की हिंदी उस रूप में काम में ली जानी चाहिए। अनुवाद साथियों एक बड़ा महत्वपूर्ण विकल्प हमारे सामने बनकर उभरा है। हिंदी आज ऐसी एक महत्वपूर्ण भाषा बनकर आई है कि हिंदी में शोध, हिंदी में लेखन, हिंदी में साहित्य और स्नातकोत्तर और रिसर्च के कई विद्यार्थी हैं। और अब धीरे धीरे अनुवाद ने हमको एक महत्वपूर्ण, अनुवाद एक पुल का काम करता है जो जोड़ता है अलग अलग संस्कृतियों को। अनुवाद ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिंदी के अतिरिक्त जो हिंदीतर भारतीय भाषाएं हैं, या यह कहें कि हिंदी के अतिरिक्त या भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जो विदेश की भाषाएं हैं, हम उनके साहित्य को कैसे समझें, तो इसमें अनुवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुवाद के माध्यम से हम विदेशी भाषाओं और हिंदीतर भारतीय भाषाओं के साहित्य को लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया है, और अनुवाद के माध्यम से वो रचनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनका लेखन हमारे तक पहुंचता है। और हिंदी रचनाओं का जो अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं या विदेशी भाषाओं में हो रहा है, उसके माध्यम से ये विदेशों तक भी या अन्य भाषियों तक भी पहुंच रहा है। अनुवाद एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमें हिंदी के विद्यार्थी को प्रोत्साहन देना होगा कि वह हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय और विदेशी भाषाएं भी सीखे, जिससे अपने आप रोजगार का एक माध्यम तैयार हो जाएगा। साहित्य विदेशी भाषाओं या अन्य भाषाओं के वो समझ पाएगा, साथ ही अनुवाद के माध्यम से एक अच्छा आय का भी विकल्प उसके सामने खुल जाएगा। तो हिंदी और अनुवाद ये दो ऐसी चीजें हैं कि दोनों के तालमेल से नए मार्ग खुलने की पूरी संभावनाएं हैं। आज हम देख रहे हैं कि हिंदी के कई बड़े प्रकाशक अनुवाद करके और कई रचनाएं हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं, और हिंदी की कई रचनाओं को अन्य भाषाओं में उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, प्रवासी साहित्य की भी मैं एक यहाँ बात करना चाहूँगा। प्रवासी साहित्य पिछले कुछ वर्षों या दशक कह दूं उनमें आया हुआ एक नई संकल्पना है। खासतौर से हमारे भारतीय रचनाकार जो विदेश की जमीन पर रह रहे हैं, उनके लेखन को इन पिछले कुछ वर्षों में खूब याद किया जाने लगा है, और वे लोग विदेश की धरा पर रहकर क्या सोचते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार और लेखन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारे आचार व्यवहार और संस्कारों को विदेशों तक पहुंचाने या अन्य पाठकों तक पहुंचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, ये सारी चीज हम इस प्रवासी साहित्य में देख सकते हैं। हिंदी की पहुंच की बात की जाए तो एक दौर था जब लेखन और प्रकाशन की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, अपनी कुछ एक परिधि थी, और उसके बाहर निकलकर सोचना बहुत कठिन हुआ करता था। आपसे मैं बताना चाहूंगा, और आप लोग भली भांति जानते भी हैं, कि तकनीकी और हिंदी के जुड़ाव ने लेखन और प्रकाशन की दुनिया में क्रांति ला दी है। एक पुस्तक के प्रकाशन में पहले छपने की प्रक्रिया, मैं यहाँ लेखक द्वारा लिखने की, पांडुलिपि तैयार करने की बात नहीं कर रहा। पांडुलिपि तैयार होकर पुस्तक रूप में प्रकाशित होकर हाथ में आने में पहले महीनों या वर्ष भर लग जाते थे। प्रिंटिंग के वो पुराने तरीके में एक एक वर्ण या मात्राओं को आज जिस डिजिटल दुनिया में है, आप पांडुलिपि तैयार करिए, शायद कुछ ही दिनों या महीने भर के अंदर ही हमें ये सारी चीजें छपकर हमारे हाथ में तैयार होती है। और मैं संवेद के संपादक के नाते में देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि आज संवेद को लेकर हम पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में चल रहे हैं। आलेख हम हार्ड कॉपी नहीं मंगाते, सीधा मेल पर आता है, कंप्यूटर के माध्यम से एडिट होता है, और वैसा फिर एडिट होने के बाद वो फिर चेक होने के लिए, पीयर रिव्यू के लिए एक्सपर्ट के पास मेल पर ही जाता है। मेल पर ही उनके माध्यम से हमें उनके ओपिनियंस या उनके सुझाव मिलते हैं, और उसके बाद वो प्रेस में छपकर आता है। यानी हार्ड कॉपी में आने से पहले तक की सारी प्रक्रिया सॉफ्ट कॉपी में चलती है, और ई पत्रिकाएं तो पूरी प्रक्रिया को ई फॉर्म में ही अपनाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आज
छोटे छोटे, यानी उदयपुर से मैं हूं और उदयपुर महानगरों की तुलना में बहुत छोटा शहर है, और यहाँ शहर में ऐसे कई प्रकाशक उपलब्ध हैं जो किसी पत्रिका और प्रकाशन के काम को, पुस्तक के प्रकाशन को देख रहे हैं, और ये सारी चीजें डिजिटल रूप से तैयार होकर अंतिम में प्रिंट रूप में हमारे सामने आ रही है। कहना यह है कि तकनीकी के विकास ने लेखन और प्रकाशन को खूब बढ़ावा दिया है, और उसके बढ़ावा देने से हिंदी की पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लेखन और संपादन का काम पिछले कुछ दशकों में खूब बढ़ा है, और यह एक प्रकार से भाषा के लिए भी बहुत बेहतर सिद्ध हुआ है। जब हिंदी टंकण बढ़ा, हिंदी के डिजिटल स्वरूप बढ़े, सॉफ्टवेयर, गूगल आदि ने बहुत महत्वपूर्ण सहायताएं की, तब कार्यालय कार्य में हिंदी का उपयोग बढ़ा है। मैं जिन वर्षों में मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था, यदि उन वर्षों के शुरुआती 2-4 वर्षों के यदि मैं विश्वविद्यालय से जारी आदेश बताऊं तो वो साधारणतया अंग्रेजी में निकलते थे। इन वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि अब हिंदी पत्राचार बढ़ा है। कारण हिंदी का टंकण अब आसान हुआ है, चीजें लोगों के समझ में बहुत सहजता से आने लगी है। तो अब वह जो टाइप को लेकर भय था, वह भय धीरे धीरे खत्म हुआ है, और इसी कारण कार्यालय कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, ये विज्ञापन की दुनिया ने अभिव्यक्ति का स्वरूप बदला है। आप और हम तो हिंदी के अध्यापक हैं, जानते ही हैं कि रीतिकाल में भी कैसे अभिव्यक्ति की बात की जाए कि कहत नटत रीझत खिलत खिजत मिलत खिलत लजियात बरे बौन में करत है नैनन ही सो बात। यानी संकेत, इशारे के कितने ही माध्यम से अभिव्यक्ति की बातें रीतिकाल में कवि बिहारी ने लिख दी थी। तो यदि आज हम देखें तो अभिव्यक्ति के स्वरूप बदले हैं, और उन बदलते स्वरूपों में हमें ये देखना होगा कि समय के साथ साथ जितनी संस्कृतियों से, जितनी विदेशी लोगों से हमारा संपर्क बढ़ा, हमारी भाषा ने अरबी, फारसी, तुर्की, चाइनीज, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि ऐसे कई भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया है। आज मैं आपके साथ एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदी की जो ताकत है वो त्याग और ग्रहण की क्षमता है। त्याग और ग्रहण की क्षमता हिंदी की बहुत बड़ी ताकत है, और इसी के कारण हिंदी भाषा आज तक बनी हुई है और नित्य प्रति विस्तार की ओर बढ़ रही है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा, त्याग और ग्रहण से मेरा अभिप्राय इस बात से है कि जिन जिन संस्कृतियों के, सभ्यताओं के या क्षेत्रों के हम संपर्क में आते हैं, उन शब्दों को हिंदी हूबहू ग्रहण कर लेती है। हम इस बात की कतई चिंता नहीं करते कि हम उस त्याग, वो शब्द किस रूप में है और क्या हम उसका अनुवाद करके प्रयोग में लें या हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें। हमने ये देखा कि इस कोरोना काल में हमारे पास कई नए शब्द जुड़ गए। शायद हिंदी भाषी जगत उनको पहले उपयोग में नहीं लेता था, ऐसे शब्दों को, चाहे वो लॉकडाउन शब्द हो, चाहे वो क्वारंटाइन शब्द हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो। ऐसे कई शब्द हैं जो विज्ञान के शब्द हैं, हिंदी में यूं के यूं हमने स्वीकार कर लिए, और हिंदी का पढ़ा लिखा जगत ही नहीं, ठेठ देहात का व्यक्ति भी अब सैनिटाइजर को सैनिटाइजर बोलने लगा है। यानी हम इस बात से भली भांति जानते हैं कि हिंदी में ये जो त्याग और ग्रहण की क्षमता है, ये इसके कोश को, इसके व्याकरण को, इसके फैलाव को नित्य प्रति बढ़ाती है। और यही एक कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी हम जब भाषा विज्ञान में कुछ भाषाओं का विकास क्रम देखते हैं, तो हम कुछ भाषाओं को देखते हैं कि ये भाषाएं ईसा पूर्व इतनी शताब्दी से यहाँ तक रही, फिर हम देखते हैं कि ये 500 वर्ष तक ये भाषा चली, फिर हम कहते हैं 1000 ईस्वी तक ये चली, फिर कहते हैं ये, पर आज 769 ईस्वी, यानी जो हम राहुल जी का समय 7वीं 8वीं शताब्दी मानते हैं, वहां से आज हम हिंदी के विकास क्रम में 21वीं शताब्दी तक आ गए हैं, और दूर दूर तक हमें नहीं लगता। कारण सिर्फ यह है कि हमने रोज नए शब्दों का स्वागत किया है, हमने रोज नया कुछ सीखा है,
और उसको हमने अपने ज्ञान में, अपने खाते में जोड़ा है, हमने उसको पराया नहीं माना, और यह हिंदी की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जो स्थितियां हैं, जैसे जैसे हम उस स्थितियों से नए नए शब्द मुद्रण में, शिक्षा में, फिल्म में आते रहे और हिंदी जगत उनका स्वागत करता रहा। हाँ, लोक व्यवहार की भाषा, संवाद की भाषा भी अब रोज बदलती गई। वहां व्याकरण कुछ अलग तरह का है। हम कई बार देखते हैं दो लोग जब बात कर रहे हैं तो कई बार वो कहते हैं मैं वहां नहीं न जाऊंगा। ऐसा नहीं न होता है। ऐसे प्रयोग भले हमारे मेवाड़ या राजस्थान में न मिले, पर ऐसे कई ऐसे राज्य या क्षेत्र हैं जहां पर नहीं के साथ न का चलन भी मिलता है। रोजमर्रा में हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के गलियारों में देखें तो एक ऐसे संबोधन भी दिखते हैं, ए हेलो तुम्हारा नाम क्या है। तो ये साहित्य की हिंदी नहीं है, ये संवाद के, ये तकनीकी की, मीडिया की, अनुवाद की और सोशल मीडिया की हिंदी है। और ये हिंदी धीरे धीरे रोजमर्रा के संवाद में आने लगी है और ऐसे प्रयोग अब हमें दिखाई पड़ने लगे हैं। हाँ, अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल रहा है और ये बदलते स्वरूप सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए हैं। ये हमारी मौखिक बात है, साहित्य के व्याकरण से इसका सीधे से कोई इतना जुड़ाव नहीं है। अभिव्यक्ति में बदलाव लाने में ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, विज्ञापन, इन्होंने बहुत अधिक अपनी महती भूमिका निभाई है। और ऐसी कई चीजें हैं जिसके माध्यम से हिंदी आज न केवल कुछ लोगों तक बल्कि लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बना रही हैं और रोज इसके क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, उद्योग आदि विविध क्षेत्रों के जो तकनीकी शब्द हैं वो हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि तकनीकी शब्दावली आयोग और अन्य ऐसी नियामक संस्थाएं उनके अनुवाद भी तैयार कर रही हैं और वे अनुवाद वाले रूप भी हिंदी में चलन में हैं, पर यह कतई ऐसा नहीं देखा जाएगा कि रोजमर्रा के लेखन में हम उन अंग्रेजी शब्दों या अन्य भाषा के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। समय के साथ साथ रेडियो के महत्व भी बढ़े हैं। आज हम कितने ही किसी डिजिटल फॉर्म में आ जाएं, पर मोबाइल में भी हमारे रेडियो के विकल्प सहजता से उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अलग जगाने, सूचना पहुंचाने, मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो आज भी सिद्ध हो रहा है। हम देखते हैं कि घर में ड्राइव करते समय या और कहीं कुछ खेत में काम करते हुए किसान और मजदूरों को भी हम उनके मोबाइल में कुछ सुनते देखते जरूर देख सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता ने आज अलग भाषा को स्वीकार किया है। ये कुछ उदाहरण मैंने यहाँ उदयपुर के अखबारों से दिए हैं। देखिए, कुछ ऐसे शीर्षक दिखते हैं, ये हिंदी केवल प्रिंट मीडिया की हिंदी है, साहित्य की हिंदी इसको न समझते हुए हमें इसको इस रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। जैसे संडे की शाम सज्जनगढ़ के नाम, या इंग्लैंड में शूटिंग और पर्यटन, भविष्य की डिजाइनिंग, तेज पिच पर होगा भारत का टेस्ट, भारत पाक घमासान। थोड़ा सा ब्रीफ करें नवीन जी, थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाँ, बस समझ कर रहा हूँ जी सर, यस सर। तो ऐसी कई चीजें हम इनमें देखते हैं, पर यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मीडिया इस बात से थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि उनके समाचार पत्रों के हेडिंग ऐसे बने जो आपसी जुड़ाव वाले हों, सद्भाव वाले हों, सौहार्द वाले हों। उनसे तनाव नहीं झलकना चाहिए। जैसे कई बार मीडिया में हम ये हेडिंग देखते हैं कि भारत पाक घमासान आज, जबकि होना है क्रिकेट का मैच। तो मीडिया को ये चाहिए कि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि वो आपसी सद्भाव और सौहार्द को बढ़ाए। दोस्तों, फोटो पत्रकारिता अपने आप में एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता है। आजकल तो फोटो को लेकर भी कई प्रतियोगिताएं भी होने लगी और बेस्ट फोटो को अवार्ड मिलने लगे हैं। कई संस्थाएं और समाचार पत्र भी इस तरह के कामों को अपनी महत्ता दे रहे हैं। ऐसे कुछ चित्र, फिर कार्टून पत्रकारिता की बात की जा सकती है, विज्ञापनों की अभिव्यक्ति की बात की जा सकती है। जैसे ये बाजार या प्रिंट मीडिया के शब्द हैं, चीनी कड़वी, चांदी चमकी, लोहा ठंडा। ये ऐसे प्रयोग हैं जो विज्ञापन या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए प्रयोग हैं। ऐसी कई चीजें हैं
जैसे मैंने ये हेलमेट का एक वो उदाहरण के रूप में यहाँ अपने प्रेजेंटेशन में दिया है। तो ओवरऑल या मुख्य रूप से हम कहें तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमें बहुत अधिक प्रभावित किया है, हिंदी भाषा और इनकी पहुंच को खूब बढ़ाया है। ई प्रकाशनों की संख्या, आजकल ई बुक लिखने की बात की जा रही है और गूगल पर बहुत सी भाषाओं में ई बुक उपलब्ध हैं, यानी जिसकी हमें प्रकाशन की चिंता नहीं करनी है, उसको हमें ई फॉर्म में ही तैयार कर वो जन जन तक पहुंचती है। तो यह हमारा एक नया स्वरूप है। मोबाइल की अपनी एक भाषा है, कई बार हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं और आजकल तो बच्चे जब चैट करते हैं तो और भी छोटे छोटे रूप नए नए बना लेते हैं, उन शब्दों को, नए शब्दों को गढ़ लेते हैं। ये केवल मोबाइल की भाषा के रूप में है। तो ऐसी भूमंडलीकरण ने, मीडिया ने और इस बदलते तकनीकी दौर ने हिंदी को खूब अधिक प्रभावित किया है। मैं अपना ये प्रेजेंटेशन यहीं रुकता हूँ और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका और इस संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ। मनोज जी धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी सर। कुछ एक जिज्ञासाएं और कुछ प्रश्न जो आपके वक्तव्य के दौरान चल रहे थे। हाँ जी जी। एक इसमें अशोक कुमार जी गुप्ता सर जानना चाह रहे हैं जी, जनसंचार माध्यमों ने हिंदी को बढ़ावा तो दिया परंतु भाषा को विकृत भी खूब किया है। हाँ बिल्कुल। और मैं अशोक जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने व्याख्यान या वक्तव्य मैंने एक बात बार बार ये खास तौर से कही है कि साहित्यिक हिंदी यानी जो रचनाएं हैं, हमारा सृजनात्मक साहित्य है, उसकी हिंदी, उसकी भाषा, उसका स्वरूप, उसका व्याकरण और विन्यास अलग तरह का होगा और मीडिया और पत्रकारिता की भाषा, विज्ञापन की भाषा कुछ अलग होगी और हमें बड़े खुले मन से दोनों को अलग अलग रूपों में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम अपनी भाषा। सर ये तो बहुत चिंताजनक हो जाएगी सर, ये तो बहुत चिंताजनक विषय हो जाएगा सर। यदि हिंदी को यदि हम इस तरह से बदलाव करते रहेंगे तो बहुत संकट हो जाएगा सर। ये तो सर यदि क्योंकि मैंने भी एक लेख लिखा था। जी सर। जी जी जी, देखिए ये बहुत वस्तुनिष्ठ इसका उत्तर कहना मतलब ये है कि ये विचार अलग अलग लोगों पर निर्भर करेगा। मेरा अपना विचार यह है कि यदि मैं साहित्य तक रोक लूंगा कि वो केवल कहानी पढ़े, केवल कविता पढ़े, तो मैं बच्चों को रोजगार नहीं दिला पाऊंगा। सर नहीं आ रही आपकी? नहीं जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी मुझे ठीक से मेरी तो लग रही है, एक बार वापस देखता हूँ। हाँ अशोक, हाँ सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ सर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि केवल साहित्य के सहारे, अब हम देखते होंगे कि यदि हम केवल साहित्य पर रुके रहे तो बच्चों को, हम हिंदी के जो बच्चे हैं उनको रोजगार की ओर नहीं ले जा पाएंगे। तो हमें विकल्प ये ध्यान में रखना होगा कि जब मैं साहित्य की बात करूंगा तो मैं पूरी तरह से साहित्यिक हिंदी की बात करूंगा, पर जब हम किसी विद्यार्थी को प्रयोजन मूलक चीजें सिखा रहे हैं, यदि हम उसको कुछ मीडिया या बाजार के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, हम अनुवाद सिखाना चाह रहे हैं, तो समय के साथ जो चीजें हमारे यहाँ व्यवहार में आ रही हैं उसको मानना पड़ेगा। मैं किसी भाषा का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वे भाषाएं आज व्यवहार या चलन में नहीं रही, केवल भाषा विज्ञान की किताबों में रह गई हैं। जिन्होंने अपने को किसी परिधि में बांध लिया था कि नहीं साहब यही व्याकरण चलेगा, यही विन्यास चलेगा, उनके स्वरूप आज संवाद में नहीं रहे। और तो और उनके शिक्षक और उस वर्ग के विद्यार्थी भी, भाषा भाषी भी हिंदी का प्रयोग करेंगे, वो उस भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, आपका मत इससे भिन्न हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि हमें दो बातें ठीक से ध्यान रखनी होगी, साहित्य की हिंदी और मीडिया और बाजार की हिंदी। जी। अधिकांश संभागियों ने शुभाशंसाएं प्रस्तुत की हैं। डॉक्टर सरला पंड्या मैडम अपना वक्तव्य दे रही हैं। जी। वर्तमान में हिंदी भाषा वैश्विक भाषा बनी है जी, तो अंग्रेजी भाषा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बिल्कुल सही कहेंगे जी। और एक मेरा स्वयं का भी था जो आपने बहुत अपने उत्तर में बताई दिया है जी। मैंने लिखा था, सुबह हो गई मामू ये आती क्या खंडाला अपुन बोला। ये हाँ, ठंडा मतलब कोका कोला है ना? हिंदी का प्रसार तो बड़ा है। बिल्कुल। अब ये कोका कोला की मजबूरी है कि भारत में उसे अपना उत्पाद बेचना है तो उसको ठंडा कहना पड़ेगा, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हिंदी केवल विज्ञापन की हिंदी है। वो धक धक गो कह दे
तो ये ऐसा नहीं कह सकते यार ये गो शब्द कैसे आया। एक गाना आया था, आप सबने, हमने खूब उसको मजे से सुना है कि साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी कैच किया दिल, कभी कुछ स्क्रैच किया रे, ऐसा कुछ था। पर ये साहित्य नहीं कहेंगे हम इसे, ये फिल्म की, मीडिया की या मनोरंजन की, अनुवाद की, विज्ञापन की भाषा है। और मेरा मानना, हिंदी अध्यापक, मेरा मानना कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति का ये मानना हो सकता है। मेरा मानना यह है कि हमें अपने मन में ये खुले विचार से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो हिंदी है, ये हिंदी साहित्यिक हिंदी के लिए नुकसान नहीं है, ये केवल प्रिंट की, फिल्म के गीतों की, मीडिया की, उस तरह की हिंदी है और वही हिंदी वहां ही रहेगी। ये उपन्यास की भाषा नहीं हो सकती। और वैसे तो ये देखेंगे तो उपन्यास की भाषा पर भी बात की जाए तो अपन देखते हैं कि आज पिछले 60-70 वर्षों की उपन्यास लें तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे वहां की भाषा भी धीरे धीरे बदलाव आया है। जी मनोज जी। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने हिंदी के साहित्य, लालित्य और उसके प्रयोजन दोनों स्वरूपों को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अब मैं आभार पदक के लिए आमंत्रित करता हूं महाविद्यालय के हमारे साथी और सह आयोजन सचिव डॉक्टर रतनपाल जी डोडियार सर को आभार प्रदर्शित करें। डोडियार सर। नमस्कार सर। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर एवं श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आज ये ज्ञान गंगा का तीसरा दिन है और तीसरे तकनीकी सत्र में हमारे चिर परिचित विद्वान साथी डॉक्टर नवीन जी नंदवाना साहब हमारे बीच में पधारे और आपने नई चाल में ढली ही पर, जो कि एक कठिन विषय भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि हर कोई हिंदी की चाल को नहीं समझ सकता है, उस विषय पर आपने जिस ढंग से अपना व्याख्यान दिया, जिस ढंग से हमें ज्ञान से अवगत कराया, आपने उत्तंड मार्तंड पत्रिका से लेकर के अब तक हिंदी पत्रकारिता का जो विकास है उस पर इतना गहन और ज्ञानवर्धक जो वक्तव्य दिया और ये भी आया कि एक इस तरह से विशिष्ट चली क्षेत्रों को परिभाषित करती गई कि हमारी भाषा में जो परिवर्तन आते गए, परिवर्तनों से कहीं हमारी भाषा के स्वरूप में तो परिवर्तन आया ही है, लेकिन साथ ही साथ भाषा का विकास भी हुआ, भाषा आगे बढ़ी है, लोगों हर जन जन तक पहुंची है और साथ ही सिनेमा के माध्यम से हमारी भाषाई एकता बड़ी है और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है और फिल्म निर्माण जो हुआ है वो साहित्यिक डबल आवाज आ रही है, साहित्यिक रचनाओं पर अगर फिल्म का निर्माण हुआ तो ये साहित्य के महत्व को दर्शाता है। और इस तरह से आपने हिंदी को मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से विश्व भाषा बनाने या विश्व भाषा उसकी श्रेणी में पहुंचने की स्थिति का जो ज्ञान दिया, ये हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिससे शब्दकोश में वृद्धि हुई है हिंदी के और डिजिटल की दुनिया में आज हिंदी पहुंच गई है। जिस समय लोग हिंदी को पढ़ने के लिए, हिंदी को समझने के लिए सामग्री उपलब्ध जिनके पास नहीं हो पाती थी, वो लोग आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से या इस तकनीक की वजह से काफी हद तक घर घर हिंदी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक, धीर, गंभीर, सहज, सरल और सटीक वक्तव्य जो रहा है, निश्चित तौर पे हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, कॉलेज के जो सहायक और सह आचार्य इसमें प्रतिभागी बने हुए हैं, उन सबको एक नए ज्ञान प्राप्त हुआ और नए ज्ञान से वो लाभान्वित हुए और इसी तरह आपका व्याख्यान समय समय पर हमको सुनने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसका समय दिया। इस ज्ञान गंगा की ओर से, आयुक्तालय की ओर से, इस महाविद्यालय की समिति की ओर से और हमारी आयोजन समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, जिन सब ने मिलकर के इस आयोजन को आज के दिन, इस सत्र को सफल बनाया। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद और आयोजकों का विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन जी, आपने अपने अमूल्य समय में से हमें कुछ समय
हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और अपने विचारों से अवगत कराया। आपका पुनः पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। सभी संभागियों को एक छोटी सी सूचना है। कल आमंत्रित 2 वक्ताओं के 2 तकनीकी सत्रों में प्रतिवेदन का दायित्व दिया जा रहा है। प्रथम सत्र का प्रतिवेदन तैयार करेंगे 32 क्रमांक पर डॉक्टर शशि प्रभा सारस्वत मैडम, और द्वितीय सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे बनाएंगे 18 क्रम पर डॉक्टर एजाज अहमद कादरी सर। प्रथम सत्र डॉक्टर शशि प्रभा सारस्वत मैडम और द्वितीय सत्र का एजाज अहमद कादरी सर। इसी के साथ हमारा यह तीसरे दिन का यह तीसरा सत्र यहाँ विराम लेता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।